सकारात्मक कैसे, जैसे हम लोगों ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 19(1) 19(1) के ए के तहत, है ना, 1 का ए के तहत दिया गया। अब 19(1) के तहत एक दिया गया है आपको ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो चलिए, आपको अभिव्यक्ति की आजादी तो दी गई है, लेकिन क्या ऋतु के खिलाफ बोलने की आजादी दी गई है आपको? नहीं। नीरज के खिलाफ बोलने की आजादी दी गई है? नहीं, है ना। ये आजादी तब तक आपकी बरकरार है जब तक के है आपके दूसरे के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं हो जाता, है ना, तब तक एक लिमिट दायरे में। ये क्वेश्चन 65 में पूछा गया था कि अधिक ये संविधान एक एक हाथ से देती है, दूसरे हाथ से ले लेती है अधिकार। ऐसा क्या पूछा गया था? 65 में पूछा गया था या 66 में था? रूपी 65वीं में था सर। 65 में था। तो लोग कह रहे थे कि सर ये समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन, हमके फंडामेंटल राइट पूछा है। तो सर वो कैसे है? हमके एक ये क्या है, एक तरफ है कि आपको फंडामेंटल राइट जो है सरकार द्वारा जो दिया गया है उसकी बात करता है, और दूसरी ओर जो सीमाएं हैं उसकी बात करता है। वो क्वेश्चन आसान था, बच्चे समझ नहीं पाए। तो यहाँ पे देखिए, सरकार जो आपको संविधान जो है कि आपको ये राइट देती है ना। तो राइट का एक लिमिटेशन होता है, आप अनलिमिटेड नहीं है ना, आप अनलिमिटेड नहीं है ना। जैसे समानता का अधिकार की बात किया गया, तो समानता का अधिकार किन 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 अर्थों में? अभी बोला, सुशील बोले कि संपत्ति का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट से हटा दिया। क्यों हटा दिया गया? वो कानूनी अधिकार बना दिया गया, है ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया ना। तो क्यों हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार? सर इसका व्यापक रूप से दुरुपयोग शुरू हो गया था, वो जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन हुआ सर। व्यापक रूप से दुरुपयोग शुरू हो गया, है ना। उस पे अंकुश लगाना जरूरी था, है ना। तो उस वो को फंडामेंटल राइट से उसको अलग कर दिया गया, 300A में उसको शामिल कर दिया गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको जैसे है कि आर्टिकल 19 जो है विस्तृत रूप से लिया जाता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, देश में कहीं भी आपात गति से ये भ्रमण करने की स्वतंत्रता, इस तरह की स्वतंत्रता वहां पे है। वहां पे कि देखिए, अधिकार है आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करनी है ना। आपको बोलने की आजादी दी गई है, लेकिन इसका मतलब थोड़ा कि आप कुछ भी बोल लेंगे, आप सामने वाले व्यक्ति को गाली गलौज कर लेंगे, आप किसी इनकी सरकार के खिलाफ बोल लेंगे, आप संविधान के खिलाफ बोल लेंगे। ये है नहीं है ना? इस पे रोक लगाती है कि नहीं लगाती है? अगर है कि आप संविधान के खिलाफ बोल लेंगे, हमारे अपने देश के खिलाफ बोल लेंगे, तो क्या होगा? आप पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, कि नहीं की जाएगी? आपने क्या किया? फंडामेंटल राइट का ओवरलैप कर दिए। जहां भी ओवरलैपिंग होगी, है ना, आप पे बाउंडेशन लगनी शुरू हो जाएगी, है ना। अब जैसे उपाधियों के अंत किया गया था आर्टिकल 18 में, 18 तो उपाधि के अंत क्यों किया गया? अब जैसे जैसे कि आपको पद्मश्री दे दिया जाए, है ना, तो ये थोड़े थोड़े है कि टाइटल में लिखेंगे कि सुशील कुमार पद्मश्री, नहीं लिख सकते, है ना। आप बोल सकते कि हमें पद्मश्री अवार्डी हैं, है ना, लेकिन टाइटल में नहीं लिख सकते, ऑफिशियल नहीं दिखा सकते, है ना। उसे उसे होता है क्या कि आम जनता और जिनको उपाधि प्राप्त हुए, है ना, उसमें है कि डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी, उनमें आसमान जमीन का अंतर हो जाएगा। वो जो है कि खुद को वरिष्ठ दिखाना शुरू कर देंगे। तो गवर्नमेंट इसका भी अंत कर दिया, है ना, अस्पृश्यता का। और यहाँ पे है कि इंडिया में देखते हैं क्या कि जाति प्रथा जो है एक अहम बीमारी है ना। ऊंच नीच भेद का भेदभाव यहाँ पे किया जाता है, अस्पृश्यता की बात की जाती है, अनटचेबिलिटी की बात की जाती है। तो संविधान जो है कि इस पे भी रोक लगाई है ना। ये कौन सा आर्टिकल है? 17 है ना। 17 के तहत कहा गया है कि देखिए है कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। कोई ऊंच नीच नहीं है, सभी एक है ना। सामाजिक जो है कि भेदभाव नहीं किया जा सकता है
है ना। सामाजिक रूप से सभी जो है कि एक एक तरह से हैं, भले ही उनकी कास्ट कोई भी हो, आप उनसे उनसे जो है कि भेदभाव नहीं कर सकते, है ना। इसमें आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, है ना। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 जन्म स्थान, लिंग, है ना, भाषा, जाति, है ना, आदि के आधार पर जो है कि उसमें भी रोक लगाया गया है कि भेदभाव नहीं किए जा सकते, है ना। नहीं तो पहले अगर मूवी, पहले की मूवियां आपने देखा हुआ तो ठाकुरों का कुआं होता था और दलित कुएं उसमें पानी नहीं भर सकते थे, ऐसा मूवी मूवी में दिखाया जाता था। अमिताभ बच्चन की मूवियां या शत्रुघ्न सिन्हा की मूवियां, 1970 के 80 के दशक की मूवियां जो है आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा है? देखा अच्छा, है। उस समय दिखाया जाता था ऐसा, हाँ मंदिर में घुसने नहीं दिया हाँ जाता। उन मूवियों में जो है कि आप देखेंगे तो सोशल जो इविल्स थे, सोशल इविल्स ही जो है मुख्य केंद्र के रूप में होते थे। जो नायक होता था वो विद्रोही के रूप में होता था। नायक जो है कि फंडामेंटल राइट की बात करता है ना। और जो विलेन्स होते थे, वो विलेन्स जो है वो व्यवस्था को बनाए रखने की बात करते थे। तो इसी पे पूरी मूवी चल जाती थी। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट का जो है कि आपको संरक्षण किया गया, फंडामेंटल राइट का किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, सरकार के द्वारा, है ना। सरकार के द्वारा आपको संरक्षित किया गया है। अगर आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो उन उल्लंघनों के खिलाफ जो है कि आप कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय जा सकते हैं, है ना। आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, है ना। यही एक राइट है जिसके लिए जो है कि आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, है ना। अगर चाहे तो आप क्या कहते हैं, सेशन कोर्ट में जा सकते हैं, चाहे तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपकी बातों को सुनेगी, है ना। ऐसे जनरली मामलों को सुप्रीम कोर्ट जो है कि कहती है कि आप निचली अदालत में जाएं, है ना। लेकिन फंडामेंटल राइट जो है उसको उसको है कि वो डायरेक्ट सुनने का अधिकार रखता है ना। तो ये सब सारी चीजें यहाँ पे है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का जो है कि उल्लेख कहाँ पे किया गया है? संविधान में, भाग 3 में, भाग 3 में, भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट का उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है, उल्लेख किया गया है। लिख लीजिए। ब्रिटेन के संविधान में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। बिल ऑफ राइट्स कहा गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए। फ्रांस एवं अमेरिका में मूल अधिकार को नेचुरल, प्राकृतिक और अप्रतिदेय, अप्रतिदेय, इनलिएबल्स, है ना, अप्रकृतिदेय, जिसको कोई मानव द्वारा प्रदत्त है या फिर ये इसका किसके द्वारा प्रदत्त है मूल अधिकार? राज द्वारा, राज द्वारा प्रदत्त है ना। नेचुरल है ये। इंडिया में नेचुरल है या राज द्वारा प्रदत्त है? इंडिया में राज द्वारा प्रदत्त है ना। नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट लिख लीजिए, लिख लीजिए। मूल अधिकार एक समय में, एक ही समय में शासकीय शक्ति से व्यक्ति को, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है। दूसरी ओर शासकीय शक्ति द्वारा ही व्यक्ति की, व्यक्ति की स्वतंत्रता
को सीमित करता है ना। ये क्या है, ये जो है कि फंडामेंटल राइट बेसिकली तौर पर जो है कि आपको क्या करता है ना, आपकी स्वतंत्र आपको स्वतंत्रता भी देता है ना, और आपकी स्वतंत्रता पर अंकुश भी लगाता है। दोनों बात करता है नहीं करता है। बात समझ में आ रही है? तो चलिए आगे आगे बात करते हैं, लिख लीजिए। इस प्रकार मूल अधिकार व्यक्ति और राज्य के बीच सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता और उसकी शक्ति में वृद्धि करता है। अब देखिए, मूल अधिकार की जो मांग जो है सबसे पहले कहां पे हुआ था? ब्रिटेन सर। ब्रिटेन में सर। लिख लीजिए, मूल अधिकारों की मांग सर्वप्रथम ब्रिटेन में की गई थी। नेक्स्ट लिख लीजिए, 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉन प्रथम द्वारा हस्ताक्षरित मैग्ना कार्टा, जिसको अधिकार पत्र भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी लिखित दस्तावेज है। ये क्या करता है, लिख लीजिए, यह मैग्ना कार्टा ब्रिटिश नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा की बात करता है। तो जो सबसे पहले जो है कि मैग्ना कार्टा जो है 1215 में जो हस्ताक्षरित किए गए थे, है ना, ये मूल अधिकार से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज है। ठीक है, आगे चलते हैं, लिख लीजिए। फ्रांस में 1789 इस समय क्या हुआ था रूपी? फ्रांस की क्रांति हुई, रूस की क्रांति। रूस की इसी में क्रांति। कहा गया था स्वतंत्रता बंधुता का नारा दिया गया। लिख लीजिए, फ्रांस में 1789 की क्रांति के समय मानव अधिकारों की घोषणा पत्र जारी की गई, जिसमें क्या था? समानता, बंधुत्व और क्या था? सर समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्र और बंधुत्व की घोषणा की गई। लिख लीजिए, 1789 मूल अधिकारों के उल्लंघन के आरोप में फ्रांसीसी शासक लुई शोलावे को फांसी दी गई थी।
16वीं था कि 14वीं था उस टाइम? 16वीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। 1791 में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया। इसके तहत अमेरिका में प्रथम बार मूल अधिकारों को प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम आवाज नहीं आ रहा सर। डिस्कनेक्ट हो गए हैं। सुशील जी, सब किताब मिल गया था कुमार वाले के यहाँ? नहीं भाई साहब, नहीं मिला। कुमार वाले के यहाँ गए थे? हाँ। अच्छा, बीपीएससी गेट पे ही गए थे क्या, छोटू के पास? आए? बीपीएससी के गेट पे जो छोटू का दुकान है वहाँ भी गए थे? नहीं, केवल कुमार को गए थे। अच्छा। वहीं पे सृजन का मिलता है और कहीं जगह नहीं, तो वहाँ पर था ही नहीं सृजन का लॉस। नहीं आया होगा अभी। कब तक बोला लाने के लिए सुशील जी? बोले हैं कि 8-10 दिन बाद कॉल कर लीजिएगा, नंबर दिए। अच्छा, ये छोटू का नंबर है जो हाँ? बीपीएससी के पास? नहीं, इसी के कुमार का केवल नंबर। तो उनका थोड़ा नंबर दीजिएगा।
कोई सृजन सर किस सब्जेक्ट लेना है? सब सब्जेक्ट का लेना है वो। सब्जेक्ट का उसका नोट्स टाइप का आता है, पतली पतली सी बुक बना के इस तरह से। सुन पा रहे हो? हेलो। हाँ सर। यस सर। हाँ, रिकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। जी सर, रिकॉर्डिंग पे तो दिख रहा है। अच्छा, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? 1791 में जो क्या अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम जो मूल अधिकारों की बात की गई थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर आप वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है सर। आवाज जा रही है? आवाज जा रही है आपको? नहीं जा रही? बहुत स्लो आ बहुत रहा स्लो आ रही है सर, स्लो।
अब चलिए हम लोग बात कर रहे थे, लिख लीजिए भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग, संविधान संशोधन, संविधान सर्वप्रथम संविधान विधेयक 1895 1895 1895 के माध्यम से किया गया, के माध्यम से किया गया था। नेक्स्ट लिख लीजिए भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों की मांग, 1917 से 19 के बीच किया गया था, 1917 से 19 के बीच किया गया था। नेक्स्ट 1925 में 1925 में 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से, ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई। 1929 में 1928 में 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा, मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मूल अधिकारों की मांग की गई, मूल अधिकारों की मांग की गई। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए कांग्रेस के 1927 एवं 1930 1927 के मद्रास अधिवेशन एवं 1930 के 1930 या 31 1931 ना 1931 कराची अधिवेशन, 1931 के कराची अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की गई। उन्नीस सौ 31 में गोलमेज, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी गांधी जी के द्वारा मूल अधिकारों की मांग की गई थी। उन्नीस सौ 45 में तेज बहादुर सप्रू द्वारा मूल अधिकार की मांग की गई थी, की मांग की गई थी। तेग बहादुर साहनी ना बोले हैं, साहनी कब बोला मैंने, एक्स्ट्रा जोड़ ले रहे हैं अपनी ओर से, सप्रू बोला है, तेज बहादुर सप्रू। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए संविधान सभा द्वारा मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार के संबंध में परामर्श के लिए
परामर्श के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में एक परामर्श समिति की गठन की गई। नेक्स्ट लिखिए, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में मूल अधिकारों पर परामर्श हेतु एक उप समिति का गठन किया गया था। फिर से एक बार बोल दीजिए, मूल अधिकार संबंधित उप समिति का गठन किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। भारत का मूल अधिकार, जयंत सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। भारत का मूल अधिकार संविधान के, ये अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित एवं प्रेरित है। बिल ऑफ राइट्स से प्रभावित एवं प्रेरित है। क्या ये एब्सोल्यूट है, अत्यंतिक है, जो मन होगा वो कर लेंगे इसमें मूल अधिकार में, या इस पे रोक नहीं है? सर। लिख लीजिए, यह अत्यंतिक नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, फंडामेंटल राइट, एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट नहीं है। राष्ट्रहित या मूल अधिकार राष्ट्रहित एवं लोकहित में, लोकहित के लिए इस पर रोक लगाया गया है। इस पर रोक लगाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्रदान किया गया है? राज्य के विरुद्ध। लिख लीजिए, मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध किसको प्रदान किया गया? नागरिकों को, नागरिकों को प्रदान किया गया है। अच्छा, एक बात बताइए, फंडामेंटल राइट क्या सभी फंडामेंटल राइट सभी को उपलब्ध है? नहीं सर, विदेशियों को 15, 16 नहीं सर, 15, 16, 19, 29, 30 ये सब नहीं मिलते विदेशियों को। 15, 16, 19, 29, 30 जो है 30 विदेशियों को नहीं मिलता है ना? लिख लीजिए, लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखा? 19 मिलता है, लेकिन सब छोड़ कुछ राष्ट्र मिलता है, कुछ नहीं मिलता। लिख लीजिए, लिख लीजिए, मूल अधिकार क्या लिखा आपने? मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान किया है, किंतु कुछ मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्रदान किया गया है। जैसे आर्टिकल 15(2), क्या है 15(2)? निकी, सुन पा रही है? जी सर। 15(2) पढ़िए तो। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राजनीति से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्योग्यता,
दायित्व निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। बात समझ में आई? जाति, धर्म, लिंग, स्थान किसी आधार पर जो है भेदभाव नहीं किए जा सकते। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ क्या होगी? कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, बहुत सारे लोग हैं कि करते हैं, अभी भी करते हैं। तो यहाँ पे है कि जाति जो है आपकी व्यक्तिगत मामला है ना, उस सार्वजनिक मामला में नहीं लेके आएंगे। नहीं, जो धर्म है आपका व्यक्तिगत आस्था है ना, वो सार्वजनिक नहीं है। राज का कोई धर्म है क्या? वो तो पंथ निरपेक्ष है, किसी से कोई मतलब भी नहीं है। धर्म, न तो धर्म से मतलब है, न तो आपके जाति से मतलब है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, क्या लिखा? जैसे अनुच्छेद 15(2), नेक्स्ट पॉइंट 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, ये क्या है? व्यक्तियों के विरुद्ध है। अनुच्छेद 24 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त मूल अधिकार है, प्रदत्त मूल अधिकार है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट केवल नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं, केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकार हैं। लिख लीजिए अनुच्छेद 15, अभी बताइए रूपी 16, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों को दिया जाएगा। ठीक है, विदेशियों को इसमें कोई विदेशियों को यह अधिकार नहीं दिए गए हैं। लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए कुछ मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं, निलंबित किए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 20-21 को छोड़कर के 20-21 को छोड़कर अन्य सभी फंडामेंटल राइट जो है निलंबित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट लिख लीजिए जो आपका मूल अधिकार क्या है? सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी। ये क्वेश्चन जो रूपी सुन रही है, जो 65 का क्वेश्चन था, इसी के आसपास लिखा था। ठीक है जी सर, जी सर। है ना, कि कौन सा अधिकार दिए जा रहे हैं, कौन सा अधिकार सीमित किया जा रहा है आपका। ओके, आगे चलते हैं। जी सर। नेक्स्ट लिखते हैं, इसी के तरह लिखाएगा ना, आगे लिख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। लिख लीजिए कुछ मूल अधिकार नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। जैसे लिख लीजिए अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक। ये क्या है? सकारात्मक प्रकार के मूल अधिकार है। ये सब जो मेंस वाले बच्चे हैं, थोड़ा दिमाग खोल कर करके इसको ध्यान से पढ़ना है ना। ये जो है क्या है? सकारात्मक अधिकार है। आगे चलते हैं, कुछ नकारात्मक मूल अधिकार है जिस पे राज्य रोक लगा सकती है। ये कुछ नकारात्मक मूल अधिकार है जो राज्य की शक्ति पर रोक लगाती है, वो कौन कौन से? लिख लीजिए अनुच्छेद 14, 15, 16, 21। अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 देख लीजिएगा। 14, 15, 16, 21 क्या है?
और आज जो है कि मूल अधिकार से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं सब पढ़ोगे बैठ के। लिख लीजिए टिकीश। नेक्स्ट लिख लीजिए। मूल अधिकार क्या है? सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों तरीके देख लिया आपने। लिख लीजिए मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार, नकारात्मक एवं सकारात्मक दोनों हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए। क्या इस न्यायालय में ये बाध्य योग है? लिख लीजिए मूल अधिकार न्यायालय में बाध्य योग है, यानी कि इस पे कानूनी कार्रवाई की जा सकती है अगर इसका हनन होता है तो। बाध्य योग है। नेक्स्ट लिख लीजिए मूल अधिकारों में साधारण विधि द्वारा कमी नहीं की जा सकती। किंतु मूल अधिकारों में संविधान संशोधन मूल अधिकारों में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 12, है ना, जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। लिख लीजिए अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में जो के तहत राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य कौन है ना? कौन राज्य? रुपी भारत सरकार और संसद, कोई भी अधिकारी सर, कोई भी ये जो सर कंपनियां होती हैं जैसे सेल भेल ये सब हो गए सर। जनरली तौर पे आप और सरकार, हाँ जनरली तौर पे बच्चे ये समझते हैं कि सरकार का मतलब है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार। केंद्र सरकार सर, इसके अंदर नगर पालिका भी आती है सर, हाँ स्थानीय प्राधिकारी। हाँ यहाँ पे देखिए राज्य का मतलब है जो भी अथॉरिटी रखता है ना। राज्य का मतलब जो भी अथॉरिटी रखता है और वो अथॉरिटी किसके तहत है ना? भारत की कार्य एवं संसद के तहत और राज्य सरकार एवं विधानमंडल के तहत इसको शामिल किया गया है। सभी जो स्थानीय प्राधिकारी जो अभी रूपी बता रही है, अन्य प्राधिकारी की बात की गई है तो वो सब शामिल इसके तहत होते हैं। जैसे सरकारी जो कंपनियां होती है वो भी राज्य है या नहीं है? जैसे आपका जीवन बीमा राज्य है, जैसे आपका आईओसी तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग राज्य है, कारखाना राज्य है, विश्वविद्यालय ये भी राज्य है ना, कुछ विधि व्यक्ति वो भी राज्य है ना। जैसे कि आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी वो भी राज्य का काम करता है ना, राज्य का अधिकार रखता है। ये क्या कहते हैं अस्टीला अथॉरिटी, जितनी भी कंपनियां हैं बड़ी बड़ी जो सरकार के अधीन है वो सब राज्य कहलाती है। ठीक है, तो लिख लीजिए इसमें अनुच्छेद 12 के भाग 3 में ये संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 के तहत राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। लिख लीजिए इस परिभाषा को भाग 4 के लिए लागू किया गया है। भाग 4 के लागू किया गया है। राज्य 12 के अनुसार, ये अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। राज्य शब्द के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। लिख लीजिए कौन कौन शामिल है राज्य के तहत। पहला
भारत की सरकार एवं संसद। दूसरा, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल, राज्य सरकारें एवं विधानमंडल। तीसरा लिख लीजिए, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी, सभी स्थानीय प्राधिकारी। नेक्स्ट लिख लीजिए, चौथा अन्य प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ प्राधिकारी से तात्पर्य है ऐसे व्यक्ति या निकाय से है। यहाँ प्राधिकारी से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या निकाय से है जिन्हें विधि, उपविधि, आदेश, अधिसूचना आदि बनाने एवं जारी करने का अधिकार है। नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, अस्थानीय प्राधिकार लिख लीजिए, क्या कहते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए। स्थानीय प्राधिकारी के अंतर्गत आपका न्यायपालिका, नगर पालिकाएं, नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड आदि संस्थाएं आती है। अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत ऐसे 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 प्राधिकारी या निकाय आते हैं जो संविधान के किसी, जो संविधान या किसी परिनियम द्वारा सृजित किए गए हैं, सृजित किए गए हैं, जिन्हें विधि और उपविधि बनाने का अधिकार प्राप्त हो। लिख लीजिए, स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी। स्थानीय एवं अन्य प्राधिकारी, इसमें कौन कौन शामिल है लिख लीजिए। पहला, LIC जीवन बीमा निगम। दूसरा, IOC यानी कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग। नेक्स्ट लिख लीजिए, कारखाना वित्त निगम। नेक्स्ट लिख लीजिए, विश्वविद्यालय। नेक्स्ट लिख लीजिए, विधिक व्यक्ति। नेक्स्ट लिख लीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारत पेट्रोलियम निगम। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय सांख्यिकी संगठन ISO। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारतीय खाद्य निगम। नेक्स्ट लिख लीजिए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट लिख लीजिए, सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट लिख लीजिए, भागीदारी फर्म, सैनिक स्कूल सोसाइटी, बालक सहायता संघ, सरकारी अनुदान प्राप्त स्कूल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, रेलवे बोर्ड, ये सब राज्य है। दिल्ली विकास प्राधिकरण, बैंक एवं बीमा कंपनियां, BSNL, UPSC, सब राज्य है। लिख लीजिए, राज्य के तहत नहीं आते हैं, राज्य की परिभाषा के तहत नहीं आते हैं। लिख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि ये इनमें से कौन सा राज्य नहीं है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए, वक्फ बोर्ड राज्य नहीं है, वक्फ बोर्ड राज्य नहीं। राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT, ये राज्य नहीं है।
राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ राज्य नहीं है। राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ राज्य नहीं है। नेक्स्ट लिख लीजिए। ICICI बैंक राज्य नहीं है। न्यायालय राज्य नहीं है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग राज्य नहीं है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च राज्य नहीं है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट ऑफ इंडिया BCCI ये भी राज्य के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, चलिए अनुच्छेद 13 लिख लेते हैं। अनुच्छेद 13 ये बेहद महत्वपूर्ण है आर्टिकल, है ना। ये इसका उपयोग हर जगह करते हैं नहीं, ये टमाटर की तरह जो है आपके आर्टिकल है ना। तो चलिए लिख देते हैं आर्टिकल 13। क्या है आर्टिकल 13? लिखिए। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन, है ना, यही है, लिख लीजिए। आर्टिकल 13 को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का सुरक्षा कवच कहा जाता है। यानी कि ये इसके ये जो है ये क्या करता है कि अगर आपके फंडामेंटल का जो है कि हनन हो रहा है ना, तो इसके तहत पुनः न्याय की बात की जाती है। नहीं, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो जितने भी वाद और जितने भी विवाद आते हैं, है ना, वो इसी के तहत सुलटाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए, लिख लीजिए। अनुच्छेद 13 के तहत न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। न्यायालय ऐसे किसी भी विधि को शून्य घोषित कर सकती है जो मूल अधिकारों से असंगत है। मूल अधिकारों से असंगत है। न्यायालय की यह शक्ति, न्यायालय की यह शक्ति न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहलाती है। यानी कि लिख लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके अंतर्गत वह विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियमों की संवैधानिकता का जांच करता है। और न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? दरभंगा से, यूएसए से। लिख लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अमेरिका से ली गई है। और सब ये न्यायालय को किसके तहत प्राप्त है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति? अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। 226 लिख लीजिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत प्रदान किया गया है। ये मेंस में भी काम आएगा, ठीक है। और न्यायिक पुनर्विलोकन जो है कि हमेशा लगभग पूछते रहता है अल्टरनेट करके, क्या रुकी?
जी सर, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता सर। ये दो ऐसे टॉपिक है, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक सक्रियता, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, है ना। ये दो में से एक फिक्स रहता है। ये 4 टॉपिक है ना, इस 4 टॉपिक में एक फिक्स जो है हर साल रहता है। कुछ पूछे या ना पूछे, ये पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे से कर लोगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। अनुच्छेद 13(1), ये क्या है निकी? सर, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त सभी विधि। हाँ लिख लीजिए, अनुच्छेद 13(1) संविधान के पूर्व विधि तथा 2 क्या है? अनुच्छेद 13(2) संविधान के पश्चात विधि। संविधान के पश्चात विधि की चर्चा करता है। अब पूर्व विधि में क्या क्या हो सकता है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा, ये मेंस का टॉपिक है, तो हम इतना अंदर नहीं जाएंगे, ओके। इतना अंदर हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अनुच्छेद ये 13 के 3 लिख लीजिए, इसमें क्या है? संवैधानिक संशोधन विधि है ना। अनुच्छेद 13(3) में संवैधानिक संशोधन विधि संबंधी प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस पीटी में ये सब नहीं पूछता है, मेंस में पूछता है, तो ये मेंस का पार्ट है, तो आप मेंस में पढ़ेंगे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। ये क्या कहते हैं, अभी तक हम लोग 13 तक कर चुके हैं, है ना। तो लिख लीजिए, मूल अधिकार के तहत कितने भाग हैं, कितने अधिकार दिए गए हैं? 6 6 हैं सर। है ना। कौन कौन? मूल संविधान में 7 दिया गया था ना, संपत्ति के अधिकार भी था, एक हटा दिया गया संपत्ति के तो अधिकार। वर्तमान में 6 है। चलिए लिख लीजिए, भारत के मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार दिए गए थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया था, लिख लीजिए, संविधान के संपत्ति के मूल अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19(1) के 4 तथा अनुच्छेद 31 में किया गया था। अब यह हटा करके कहाँ रख दिया गया, इसे लिख लीजिए, अब इसे हटाकर संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा अनुच्छेद 300(a) के तहत कर दिया गया है। अब लिख लेते हैं, कुल 6 मॉडल है। एक बार फिर से सर। संविधान में ये संपत्ति के अधिकार को हटाकर मूल अधिकार से हटाकर इसे कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300(a) में शामिल कर दिया गया है ना। अब पूछा जाएगा आपसे कि संपत्ति का अधिकार कहाँ पर है, तो आप सीधे 300(a) लगाएंगे, ये पूछा हुआ विपेश में। आगे चलते हैं।
संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार हैं। कौन कौन से अधिकार है? समानता का अधिकार, ये किसमें किसमें है? 14 से लेकर के 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है किसमें? अनुच्छेद 32 में। 32। और संपत्ति के अधिकार 19 और 31 में था, तो दोनों को समाप्त कर दिया गया है। लिख लीजिए, संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के 6 और अनुच्छेद 31 में प्रदान किए गए थे, जिन्हें अब समाप्त कर दिया गया। ये दोनों आर्टिकल ही समाप्त हो गए हैं। ठीक है, जब आप बेरर एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें है कि आर्टिकल 31 के बारे में चर्चा नहीं है, वो उसमें बोला गया होगा निरसित कर दिया गया है ना संगीता? चलिए। यस सर। हाँ, अब समानता के अधिकार की बात कर लेते हैं। समानता के अधिकार की बात कर लेते हैं। जिसका मूल अधिकार कंप्लीट नहीं रहा होगा, वो जो है कि ये क्या कहते हैं, जो क्वेश्चन पूछा था 65 का कि संविधान एक तरफ अधिकार देता है, दूसरी तरफ छीन लेता है ना, तो वो नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये सबसे पहला चीज जो है कि आपको करना क्या है कि आर्टिकल, जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है उसे है कि आप एक बिल्कुल ही रट लीजिए, है ना। इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, समझाने वाली बात है अभी जो है हम समझाते चल रहे हैं, है ना। लेकिन आपके जब तक आर्टिकल नहीं रटे होंगे, सवाल गलत हमेशा होंगे। पॉलिटी जो है कि मूल रूप से आर्टिकल पे आधारित है, बेरर एक्ट पे आधारित है। बेरर एक्ट भी आप लोगों को खरीदने के लिए बोला गया है। बेरर एक्ट जो है कि सीधी सी बात है कि जितने भी किताबें हैं ना, और पॉलिटी की जितनी भी किताबें अभी तक लिखी गई है, सबके सब बेरर एक्ट पे आधारित है। अगर बेरर एक्ट को हटा दिया जाए तो पॉलिटी कुछ भी नहीं है ना, एक कहानी है। तो बेरर एक्ट जो है कि पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट में से एक आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग समानता का अधिकार की बात कर लेते हैं। इसमें है कि आर्टिकल कितना से कितना, 14 से 18 शामिल है। तो आर्टिकल 14 क्या कहता है, लिख लीजिए। आर्टिकल 14 लिख लीजिए। आर्टिकल 14 के तहत अंतर्गत भारत सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष क्षमता और विधियों के समान संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट लिख लेते हैं, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? जाति, धर्म, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध किया गया है, मतलब भेदभाव नहीं कर सकते। अब इसमें देखिए 5 आर्टिकल है, 5 क्लॉज है, ये क्या कहते हैं आपके आर्टिकल 15 का, है ना। तो उन सब सारे क्लॉज को है कि यहाँ पे करवाना संभव नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि करवाएंगे तो फिर वो मेंस की टॉपिक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको है कि थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है,
जब टाइम था तो है कि हमने इसको पूरे विस्तृत से करवाया था। जब पहला बार पॉलिटी पढ़ा रहे थे तो हर पॉइंट को एक एक करके हमने करवाने की कोशिश किया था, जो कुछ समय बहुत ज़्यादा ही टाइम था। तो अब जो है कि अगर हम इतना डीपली सारी चीज़ करवाना शुरू कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसको जो है कि आप लोग आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा चीज़ों को, है ना। वैसे है कि एक बार हम पढ़वा देते हैं, और क्लॉज पढ़ दीजिएगा थोड़ा। 15 कहते हैं कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। क्लॉज पहला है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे जो है कि आपको जो आरक्षण वाली बातें जो है ना, वो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 करता है। यहाँ पे जाति, धर्म, स्थान, लिंग भेद, है ना, मूल वंश, इन सब सारी चीजों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपके खिलाफ क्या होगी, कार्रवाई की जाएगी, आपके खिलाफ जो है केस बनेगा, आप जेल जा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऊंच नीच की बात नहीं कर सकते आप। जब होता क्या था कि जब पहले जो बड़े बड़े लोग होते थे, जमींदार लोग होते थे, या फिर है कि ब्राह्मण वर्ग होते थे या क्षत्रिय वर्ग होते थे, वो निम्न कास्ट के जातियों से है कि दूरी बनाते थे, भेदभाव रखते थे। कुएं पे उन्हें पानी भरने का अधिकार नहीं था। तो ये सब सारी चीजें जो है कि उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किए जाते थे, जाति के आधार पर, उसके रंग के आधार पर, उसके लिंग के आधार पे। जैसे पहले है कि महिलाओं को भी राइट नहीं दिए गए थे, है ना, पूजा पाठ में भाग नहीं लेने दिया जाता था। अभी भी सबरीमाला का नाम सुना है आपने? सबरीमाला के नाम सुना है? केरल में केरल। तो वहाँ पे है कि महिलाओं को जो है कि मंदिर में प्रवेश जो है वर्जित माना जाता है। तो सीधी सी बात है कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अगर सही से चेक करे तो है कि उसके जितने भी अधिकारी और पदाधिकारी हैं, और जितने भी है कि वहाँ पे महिलाओं को जो है कि मंदिर में प्रवेश से रोकता है, सब जेल जाएंगे, है ना। सीधी सी बात है। फंडामेंटल इंसान, ये महिला क्या है, एक इंसान ही तो है ना। लेकिन पुरुष समाज जो है कि उसके अधिकारों से वंचित करती है ना। अब सीधी सी बात है कि अनटचेबल डे की बात करता है, कहता है कि नहीं, जब मासिक आते हैं महिलाओं में तो उससे मंदिर अशुद्ध हो जाता है। तो पुरुष कौन सा है? पुरुष तो उसी का पार्ट है ना, महिलाओं का ही पार्ट है। उसकी माँ, उसकी बहन, सब तो महिला ही है ना। तो सीधी सी बात है कि फंडामेंटल राइट जो है कि का उल्लंघन है, महिलाओं के जो अधिकार है उसके उल्लंघन है ना। आगे चलते हैं, सेकंड क्लॉज। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पे क दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश, या ख पूर्णतः या भागतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों के उपयोग के संबंध में किसी भी नियोक्ता के अधीन नहीं होगा। इस पे एग्जाम्पल दे चुके हैं। होटल, तालाब, जितने हैं मंदिर हैं, वहाँ पे कि किसी भी तरह का भेदभाव अगर आप करेंगे तो आप जेल जाएंगे। थर्ड पढ़िए। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निर्वारित नहीं करेगी। अब देखिए, जैसे कि ये जितने भी अभी मैं देख रहा था अपने वॉल पेज पे 15 तारीख को जो है कि महिलाओं के लिए बिहार गवर्नमेंट ने जो है कि ये क्या कहते हैं स्कीम लेके आई और सभी महिलाओं को लागू किया गया। तो उसमें है कि मैंने शेयर किया था पोस्ट को, तो मुझ तक क्या है कि उल्टे सीधे बोले जा रहे थे। मुझे भी लोग बोल रहे थे, है ना। मुझे बोला जा रहा था कि आप चटुकार हैं या कुछ ऐसे समथिंग, है ना। तो मैं समझ रहा था कि किस मानसिकता के लोग हैं। तो सीधी सी बात है कि हमारा संविधान ही जो है ये प्रावधान करता है कि आप सरकार जो है महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है और उसका जो है कि आप अपोज नहीं कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सीधी सी बात है कि ये प्रोटेक्ट
जो प्रोटेक्ट है ना, प्रोटेक्ट वो कौन कर रहा है? क्या सरकार अपने पॉकेट से ला करके दे रही है? अगर बिहार गवर्नमेंट ने महिलाओं को जो है छात्रवृत्ति की बात किया, बोला कि ये क्या कहते हैं, मेंस के लिए जो है कि उनको आर्थिक सहायता दी जाए ताकि वो सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करें, और ये वाकई जो है बेहतर सुविधा दिया है और स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो कुछ मूढ़ टाइप के लोग हैं, है ना, उन्हें लगता है कि नहीं, महिलाओं को तो अगर दे दिया जाएगा तो वो है कि वही काबिज हो जाएगी और हम बाहर हो जाएंगे। वो वैसे लोग हैं जिनकी क्षमता, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है। वो जस्ट लाइक तालिबान वाली बात हो गई, है ना। तालिबान तो यही कहता है ना कि महिलाओं को 6 क्लास से ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होने चाहिए, बुरके में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, उनके उपभोग की वस्तु है ना। तो अगर इस तरह की जो बात करते हैं वो जस्ट लाइक तालिबान और उनमें कोई अंतर नहीं है ना। तो सीधी सी बात है कि महिला, हमारा संविधान ही जब संरक्षण कर रहा है, हमारे संविधान ही जब आरक्षण की बात कर रहा है, हमारे संविधान ही कर रहा है कि महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे, तो किए जाएंगे, है ना। इसमें हम आप कौन होते हैं? आगे चलिए। चौथा सर इसका फोर्थ है, इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अब लोग आरक्षण पे के तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, है ना, और करते रहे हैं। तो जिन्हें आर्टिकल 15 का ज्ञान नहीं है और 16 का ज्ञान नहीं है, तो वो जो है कि इस तरह के बेवकूफियां और मूर्खता भरे शब्द जो है कि जनरली बोलते हैं। अब पहले बोलते क्या थे कि सब सीटें जो है ओबीसी को दे दी जाती है, एसटी एससी को दे दी जाती है ना। तो यहाँ पे ओबीसी या एसटी एससी नहीं है, बल्कि संविधान जो है कि ये प्रावधान करता है क्या कि अगर आप पिछड़े हैं, अगर आप है कि आपकी सहभागिता नहीं है समाज में, तो आपको सहभागी बनाया जाएगा, उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे बढ़िए। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे विशेष उपबंध अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में, जिनके अंतर्गत प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं, प्रवेश से संबंधित हैं। जनरली तौर पे कि यहाँ पे शैक्षणिक आधार पर बोला जाता है कि ये क्या कहते हैं, 90 नंबर लाने वाला भी है कि क्वालिफाई कर रहा है और 108 नंबर लाने वाला भी क्वालिफाई कर रहा है, जैसे कट ऑफ पे बातें लोग करते हैं। तो सीधी सी बात है, कट ऑफ जो है कि क्या आपके पॉकेट से जा रही है? नहीं जा रही है। सरकार ने जो है कि प्रावधान किए हैं कि इतने सीटों पे इस वर्ग के लोग आएंगे, इतने सीटों पे समान वर्ग के लोग आएंगे। चूंकि यहाँ पे कि देखिए, जो पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग को कौन है ना, जो सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से जो है उनकी सामाजिक स्थिति डवाडोल है, उनकी आर्थिक स्थिति डवाडोल है, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति में पीछे होने के कारण जो है कि वो समाज के मुख्य धारा से वो जुड़ नहीं पाए हैं। तो उनके आरक्षण के लिए जो है कि सरकार काम कर सकती है ना, सिवाय कि वो धार्मिक संस्थाएं हो, धार्मिक संस्थाओं को छोड़ करके, है ना। या इवन प्राइवेट संस्थाओं में भी जो है, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की बात की गई है ना। हरियाणा जो है कि आपने देखा होगा कि ये क्या कहते हैं, प्राइवेट कंपनियों में भी आरक्षण दिया है नहीं दिया है? दिया है। सबसे पहला राज्य वही है, फिर झारखंड है। आगे चलते हैं, पढ़िए। चलिए, ये तो है कि ये तो आपके आर्टिकल 15 हो गए, पूरा हो गया ना। अब एक और है। हाँ, पढ़िए। इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित
वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी, जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 के खंड 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं से भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं भी हैं। इसकी बात हम लोग ने कर लिया है ना, शैक्षणिक संस्थाओं में। तो ये है आपके आर्टिकल 15 के एक विस्तृत आर्टिकल है, 15 और 16 और 19 है ना, जो एक विस्तृत आर्टिकल है। और 15 और 16 जो है कि खास करके 4 और 15 का 4 और 5 और 16 का 4 और 5 जो है कि आपको आरक्षण की बात करता है। ठीक है, और इसको लिखाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, आप लोग पढ़ लोगे? हाँ सर, देख लेंगे। पढ़ लोगे ना? तो डायरेक्ट हम 16 पे आते हैं। तो आर्टिकल 16 लिख लीजिए। सर किस बुक से पढ़ रही हैं सर? ये बेरर एक्ट है, बेरर एक्ट है, बेरर एक्ट में है आपका पूरा के पूरा। और ये जो है कि बानी पब्लिकेशन में भी आपके है दिया हुआ। ठीक है, आगे चलते लिख लेते। नेक्स्ट, अवसर की समानता की बात किया गया, ये जो है आर्टिकल 16 में की गई है। लिख लीजिए, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 भी आरक्षण से संबंधित है। अवसर की समानता की बात की गई है, तो जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, है ना, उन्हें एक समानता लाने के लिए क्या किया जाएगा? सीटों का आरक्षण किया जाए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं इसको। आर्टिकल 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता, अवसर की समानता की बात करता है। लिख लीजिए, इसमें आर्टिकल 16(1) और 2 लिख लीजिए। आर्टिकल 16(1) और 2 में अवसर की समानता के समान सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इस आर्टिकल 16(1) के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। यहां भी आरक्षण की बात हो गई। लिख लीजिए, आर्टिकल 16(2) इसके तहत केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, सद्भाव, निवास के आधार पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसी के तहत है कि जनरली तौर पे देखते हैं कि जो हमारे प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं, वहां पे है कि होता क्या है कि महिलाओं को कम वेतन दिए जाते हैं, पुरुषों को अधिक वेतन दिए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत ही उस पर कार्रवाई की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां पे समान काम और समान वेतन की बात की जा सकती है और की जाती है। जनरली तौर पर होना भी यही चाहिए कि जिस काम को पुरुष कर रहे हैं उसी काम को अगर महिला कर रही है तो उसे वेतन कम क्यों दिए जाए। जनरली तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में जो है ऐसा देखने के लिए मिलता है कि जो हीरो होते हैं, है ना, वो 40 करोड़ 50 करोड़ रुपए लेते हैं, और जो हीरोइन होती हैं वो 70 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए ही उन्हें प्रदान किए जाते हैं। जबकि भूमिका दोनों की महत्वपूर्ण होती है ना, होती है नहीं होती है। फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने के लिए मिलते हैं। अब तो है कि सभी जगहों पे लगभग थोड़ा सा समानता की बात आ रही है, लेकिन फिर भी है कि पार्टिसिपेशन से अगर देखा जाए महिलाओं को तो कम है। इवन है कि बीपीएससी में भी अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो
मैं खुद ये आपको बता रहा हूँ कि 2014 में जब मैंने शुरुआत किया था पढ़ाने के लिए, तो हमारे पास जो गर्ल्स होती थी 100 में 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम। 17 में आए तो वहाँ पे करीब करीब जो है 30 के आसपास होने लगा। आज के डेट में जो है कि हमारे पास जो है गर्ल्स और बॉयज का जो रजिस्ट्रेशन है दोनों 50-50 है ना। और क्लास में सबसे ज्यादा जो सहभागिता भी मैं देख रहा हूँ तो वो गर्ल्स की है ना। बॉयज बॉयज जो है कि उनके पार्टिसिपेशन कम है, वो एडमिशन तो लेते हैं लेकिन उनकी उनकी जो जिम्मेदारियां शायद कहें या लापरवाहियां कहें, जो भी है ना, उनकी स्पष्ट रूप से दिखती है। लेकिन गर्ल्स जो है डिटरमाइंड होकर करके फोकस कर रही है। तो यहाँ पे जो है कि समानता वाली बात जो है ना, गवर्नमेंट जो है कि इस पर ध्यान रखती है। और इसमें है कि खास तौर पे महिलाओं को, पिछड़े वर्गों को, है ना, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जितने भी वर्ग हैं, है ना, उन सभी का जो है खास ख्याल रखा जाता है। वो सरकार यह सुनिश्चित करती है कि उनके पार्टिसिपेशन जो है कि बढ़े और समाज में जो उनकी भागीदारी भी बढ़े, है ना। तो आगे चलते हैं, लिख लेते हैं नेक्स्ट। अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। भारतीय नागरिकों के लिए है। जो भारत के नागरिक नहीं होंगे उनके साथ भेदभाव किया जाएगा नहीं। आगे चलते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये क्या कहते हैं, बीपीएससी के फॉर्म निकला है और अफगानिस्तान से आए हुए लोग को दे दिया जाए, तो फिर इसका क्या करेगा बिहार के स्टूडेंट्स, क्या करेंगे? तो इसी के तहत आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, झारखंड, है ना, ने भी प्रतिबंध लगाए नहीं लगाए हैं। एमपीपीएससी में है सबको अलाउ नहीं है ना। आगे चलते लिख लेते नेक्स्ट। लिख लेते हैं। अवसर की समानता का अर्थ अहर्ताओं एवं मापदंडों से मुक्ति नहीं है। यानी कि देखिए, अवसर की समानता का मतलब ये नहीं है कि कोई पोस्ट जो है कि ग्रेजुएशन पे है और उसमें है कि छूट दे करके उसको मैट्रिक पे ये ज्वाइन करवा दिया जाए। जैसे है कि अवसर की समानता की बात की गई है, तो मान लीजिए कि किसी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, तो पिछड़े वर्ग के लोग जो है अहर्ता जो है कम से कम बीए तो होनी चाहिए ना। एमए अगर बीए पे है तो बीए होनी चाहिए, अगर इंटर पे है तो इंटर पास होनी ही चाहिए, है ना, चाहे वो महिला हो या अन्य वर्ग के लोग हों, है ना। इसमें जो है मापदंड में जो है वो छूट नहीं मिलेगा, बल्कि उसके मार्क्स में छूट मिलेंगी, है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट लिख लेते हैं। आर्टिकल ये 16(3) क्या है, पढ़िए तो थोड़ा सा। इस अनुच्छेद की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के या उसमें के किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के पद पर नियोजन या नियुक्ति के संबंध में ऐसे नियोजन या नियुक्ति से पहले उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास विषयक कोई अपेक्षा विहित करती है। ये आर्टिकल समझ में आया आपको? सबको आ गई समझ में? दिक्कत तो नहीं है ना? लिखवाना पड़ेगा, छोड़ देते हैं इसको, आगे चलते। 4 पढ़िए 16 का। 16 का 4 पढ़ लीजिए एक बार। इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य के पिछड़े हुए नागरिकों के किसी के पक्ष में ये स्पष्ट रूप से पिछड़े हुए वर्ग इसमें उल्लेख है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो आगे पढ़िए। जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है। जैसे कि महिलाओं की, है ना, अगर आज देखा जाए तो होना क्या चाहिए, 50% महिलाएं हैं, तो बीपीएससी की जो सीटें आती है उसमें 50% महिलाओं का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे है कि पैट्रियाटिक सोसाइटी जो है सीधे सीधे हर्ट करती है लड़कों को, और वो
तमाम तरह की बातें करते हैं। बोल तो रहा हूँ कि आम स्टूडेंट्स का क्या हाल करते होंगे सोशल मीडिया वाले, वो मुझे नहीं पता है। वो मेरे को लिखते हैं कि सरकार के चटुकार हैं आप। अब बताइए कि मैं सरकार का चटुकार हूं या एक जिम्मेदार नागरिक हूं। तो सीधी सी बात है कि लोगों लोगों में यहाँ पे संविधान जो है कि हमारे लिए हर वो व्यवस्था कर रखा है ना। बस होता क्या है कि हमें जानकारी के अभाव में हम कुछ भी बोलते हैं। तो यहाँ पे है कि आपने देखा कि राज्य जो है ना, पिछड़े वर्ग के लिए, इन नागरिकों के लिए, है ना, उसमें नियोजन में, है ना, उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है ना। इसके लिए जो है कि उन्होंने कहा कि आपने देखा आर्टिकल 15 में, आपने देखा क्या कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी आरक्षण की बात की गई है ना। अगर किसी को नहीं मिल रहा है ना भागीदारी, तो वो भागीदारी सुनिश्चित करती है राज्य, है ना। ये राज्य का दायित्व है, ठीक है। तो राज्य जो है कि आरक्षण संबंधी जो प्रावधान जो है यही से करती है। अगर कोई भी आरक्षण संबंधी अगर बातें आती है तो वो आर्टिकल क्या कहते हैं 15(4), 5, 16, 4, है ना, से संबंधित बातें करती है। ओवरऑल अगर देखा जाए आर्टिकल 15 को, तो ये समानता की बात करती है ना। 15-16 को तो समानता की बात करती है, अवसर की उपलब्धता की बात करती है, अवसर की समानता की बात करती है। और इसमें जो है कि जितने भी आरक्षण संबंधी, जैसे अभी ओबीसी बिल आए हैं, टोटल कितनी है, लगभग 3000 जातियां, 3100 जातियां हैं। 3100 जातियों में जो है कि मात्र अभी कितने लोगों को आरक्षण मिला है, 600 या 700 जातियों का आरक्षण मिला है। बाकी 2600 जातियां जो है अभी भी उसके पार है ना। तो अब जो आरक्षण बिल जो आए हैं, है ना, तो उसके तहत जो है कि सरकारें जो है विभिन्न जातियों को वो ओबीसी में शामिल कर सकती है। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका साइड इफेक्ट ये दिखेगा कि ओबीसी में भीड़ ज्यादा हो जाएगी, कट ऑफ जो है ज्यादा हो जाएंगे, जनरल के कट ऑफ कम जाएंगे, ओबीसी के कट ऑफ बढ़ जाएंगे, है ना। अभी अभी जो है कि आप लोगों को एक अनुमान में बता दूं कि जो 50,000 का इफेक्ट है ना, वो महिलाओं के कट ऑफ को है जो क्या करेगा, ऑटोमेटिक बढ़ा देगा, है ना। महिलाओं के कट ऑफ को ऑटोमेटिक बढ़ा देगा। क्योंकि अभी मैं बातें कर रहा हूँ बच्चों से, तो वहां पे मैं देख रहा हूँ कि लगातार जो है कि वो लोग भी शामिल हो रहे हैं जो है कि 10 सालों से 15 सालों से जॉब कर रहे हैं, और 50,000 के नाम पे, चूंकि उन्हें ये पता है कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा, है ना। अगर कुछ नहीं तो 50,000 रुपये ही मिल जाएगा, पीटी क्वालिफाई कर जाएंगे, मीन्स भले ही ना हो, है ना। तो ये प्रोविजन में लोग शामिल हो जाते हैं। हालांकि ये डिमेरिट भी है ना, आरक्षण का डिमेरिट भी है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे चल लेते हैं, लिख लीजिए। अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत लिख लीजिए। इसमें क्या किया गया है, लिख लीजिए, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को पूर्ण समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है, निषिद्ध किया गया है। इससे संबंधित किसी भी तरह की अयोग्यता को लागू करना दंडनीय एवं अपराध घोषित किया गया है। लिख लीजिए। अनुच्छेद 35 संसद को अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करती है, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955
55 पारित कर संसद अस्पृश्यता के अपराध के लिए 500 रुपये जुर्माना या 6 माह का दंड अथवा दोनों का प्रावधान किया गया है नेक्स्ट लिख लीजिए उपाधियों का अंत। अभी इसमें जो है कि अस्पृश्यता संबंधी देख रहे हैं, अनटचेबिलिटी की बात की जाती है, जैसे कि पिछड़े वर्ग की जो जातियां हैं, है ना, तो जनरली है कि पिछड़े वर्ग की जातियां से जो है कि अगड़े वर्ग की जाति जो है कि क्या करते थे, पहले भेदभाव करते थे, है ना, उन्हें अपने साथ उठने बैठने खान पान से जो है प्रतिबंधित करते थे, उन अपने दरवाजे पे आने से प्रतिबंधित करते थे। तो सीधी सी बात है कि इसके लिए अब जो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, SC/ST आयोग भी बैठा दिया है ना, SC आयोग, इसके लिए कानून भी लागू कर दिया है। अब जो है कि अगर आप किसी को भी जाति सूचक शब्द से अगर संबोधित करते हैं, है ना, तो आपको क्या हो जाएगी, जेल हो जाएगी, आप पे केस लागू हो जाएंगे, है ना, क्योंकि आप नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन करना आपके राइट नहीं है। सभी मनुष्य क्या हैं, समान हैं या नहीं है। आगे चलते हैं। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 लिख लीजिए, उपाधियों का अंत। चलिए अब इसमें जो है कि इसके तहत क्या गया है, इसमें जो है कि कितने आर्टिकल है, टोटल 4 है, टोटल 4 आर्टिकल है। तो पहला पढ़ दीजिए, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक आप पढ़िए, मैं सुनता हूँ। उपाधियों का अंत। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। थर्ड क्या है? कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। और चौथा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। अब इसमें देखिए, इसका जो है कि आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है, लिख लीजिए। इसके अंतर्गत राज्य, सेना तथा एकेडमिक यानी कि विद्या, शिक्षा संबंधी सम्मान के अलावा कोई अन्य उपाधि प्रदान नहीं करेगा। अभी भी है कि आपने देखा होगा ब्रिटेन में सर की उपाधि दी जाती है, नाइटहुड की उपाधि दी जाती है ना, लेकिन भारत कोई ऐसा उपाधि दिया जाता है, नहीं दिया जाता, है ना, कोई भी उपाधि नहीं है ना। पहले राजा महाराजा, राजाधिराज, तमाम तरह की उपाधियां थी, वो सारे उपाधियां जो है इसी के अंतर्गत समाप्त कर दिया गया, है ना। जब उपाधियों का अंत किया जा रहा था 70 के दशक में, तो इसमें बहुत सारे लोग नाराज हुए थे, है ना। तो आगे चलते हैं, लिख लेते हैं। इसका जो है कि ये दूसरा प्रोविजन कहता है, लिख लीजिए, अनुच्छेद 18 का 2। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं करेगा, लिख लीजिए। आर्टिकल 18(3)
18(3) लिख लीजिए। इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति, ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद, लाभ या विश्वास का पद, लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति के सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिख लीजिए। आर्टिकल 18(4) के अंतर्गत किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले किसी भेंट, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति के अनुमति के बिना, राष्ट्रपति के पद के अनुमति के बिना, ग्रहण नहीं कर सकता, ग्रहण नहीं कर सकता है ना। इसमें है कि आप कहेंगे भारत रत्न, पद्मश्री, है ना, या फिर है कि जो भी दिए जाते हैं सरकार द्वारा पुरस्कार, तो वो भी उपाधि है, वो उपाधि नहीं, वो पुरस्कार है ना, वो उपाधि के अंतर्गत नहीं आता है। इसको जो है क्लैरिफाई किया गया है, ये बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के तहत, है ना। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये घोषणा किया, ये डिक्री दिया कि जो आपका भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्मश्री जो है ना, ये उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आता, ये पुरस्कार है ना। और ये पुरस्कार किसी भी नागरिक को, है ना, देश की सेवा के बदले में दिया जाता है। इसका ये टाइटल के साथ नहीं जोड़े जा सकते हैं, है ना। जनरली है कि जैसे नाइटहुड की उपाधि या सर की उपाधि जब ब्रिटेन के द्वारा दी जाती है तो आपके नाम के साथ जुड़ा जाता है। जैसे रूपी को दिया जाए, है ना, तो रूपी क्या कहलाएगी, सर रूपी, है ना। या कि धीरज को दिया जाए तो ये क्या कहलाएंगे, सर कहलाएंगे, सर धीरज राम, है ना। तो इस तरह से, ठीक है। या लॉर्ड की उपाधि दी जाए तो लॉर्ड आपके नाम के आगे जुड़ जाएगा। लेकिन भारत में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उपाधि जोड़ करके आगे चले। या फिर है कि आपने ये क्या कहते हैं, जितने भी भारत रत्न दिए गए तो उनको कहते हैं क्या, भारत रत्न नहीं कहते हैं, है ना। उन्हें कहते हैं, नाम बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं भारत रत्न दिया गया है ना। तो नाम के साथ उपाधियों का कोई ताल्लुकात नहीं होगी। चलिए, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार बात कर लेते हैं। इसमें कौन सा आर्टिकल शामिल है, लिख लीजिए। 19 से 22। कुछ आर्टिकल बीच में मैंने छोड़े हैं जानबूझ करके, तो उसको है कि आप लोग कर लीजिएगा, ओके। और वो मेंस के लिए जो है आपके महत्वपूर्ण है। चलिए कर लेते हैं। ये किससे संबंधित है, स्वतंत्रता से संबंधित है ना। 1922 लिख लीजिए। लिख लीजिए। इसमें अनुच्छेद 19 क्या कहता है, लिख लीजिए। अनुच्छेद 19 के तहत 6 मूलभूत स्वतंत्रताएं संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। कौन कौन है, लिख लीजिए। 19 लिख लीजिए। 19 में क्या है,
वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा लिख लीजिए 19 का 2, शांति एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध, जैसे कि आप कोई सम्मेलन कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक कीजिए, बिना हथियार का कीजिए, है ना। अगर हथियार से करते हैं तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी, है ना। और ऐसे है कि आप बैठे रहिए, घंटों बैठे रहिए, कोई कुछ बोलने नहीं आएगा। सम्मेलन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि सरकार का कोई दिक्कत नहीं है, वो और ऊपर से प्रोटेक्शन देती है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता है सभी को। नेक्स्ट लिखते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है या नहीं है? नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, आ जा सकते हैं, नहीं आ जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लिख लेते हैं भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। कहीं भी घर खरीदने का आपका है स्वतंत्रता? नहीं है, है। नेक्स्ट लिख लीजिए सर अभी कश्मीर की बात क्या हो रही है? वहां तो जाकर के बसिए ना, खरीदिए, छूट मिल गई है। जो विशेष प्रोविजन थे हटा दिए गए हैं। विशेष प्रोविजन के तहत रोक था ना, विशेष प्रोविजन हटा दिए गए, जाके खरीदिए कश्मीर में। और उसमें कोई रोक टोक नहीं, जितना संपत्ति खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। लिख लेते हैं कोई वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दिया गया है या नहीं दिया गया है? दिया गया है। तो अब इसमें जो है आपको वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देखना पड़ेगा कि किस किस तरह के आपको स्वतंत्रता दिया गया। लिख लीजिए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19 का। अब इसमें क्या है प्रोविजन, लिख लीजिए इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अब वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या मतलब, आपको जो है कि बोलने की अभिव्यक्ति दी गई है, विचार करने की अभिव्यक्ति दी गई है ना। आप कहीं भी अपने विचार को रखेंगे, आप कहीं भी अपनी जो है कि क्या कहते हैं दृष्टिकोण को रखेंगे, है ना। उससे कोई आपसे सहमत हो सकता है, कोई सहमत नहीं हो सकता है ना। और तो अगर असहमति है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने से कोई रोक देगा। आप लोग बोलते हैं ना कि तुम बोलने से रोकोगे मुझे, ऐसे बोलते नहीं बोलते। तो सीधी सी बात है कि आपको पता है कि आपका बोलना जो है एक फंडामेंटल राइट है, आपके विचार रखना फंडामेंटल राइट है। अगर कोई आपको बोलने से रोकता है ना, अगर आपको अपने विचार रखने से रोकता है तो आप उस पर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये जो है कि किसके तहत होगा, आर्टिकल 19 का 1 के तहत या ए के तहत, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं, लिख लेते हैं इसमें क्या लिखा आपने, अपने विचारों को एवं दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अधिकार है। लिख लीजिए आगे लिख लेते हैं। इसके अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया, जैसे पहला प्रेस की स्वतंत्रता इसी के तहत आएगा नहीं आएगा 1901 के तहत। नेक्स्ट लिख लीजिए
राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, ये जो है नवीन जिंदल द्वारा दिया गया है, ये 2004 में। लिख लीजिए, भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। वाणिज्यिक भाषण विज्ञापन की स्वतंत्रता, लिख लीजिए। राइट टू नो, जानने का अधिकार, आरटीआई भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट लिख लीजिए, मतदाता को सूचना का अधिकार, आरटीआई। देखिए, बोलने का अधिकार है तो नहीं बोलने का भी अधिकार दिया गया है, मौनी बाबा बनने का नहीं। बनते हैं नहीं बनते हैं घर में बनते हैं या पड़ोसियों से बनते हैं? 9163957911। पता नहीं कौन फोन कर रहा है भैया, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हेलो हेलो, हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे इसका क्या कहते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेते हैं, चुप रहने का अधिकार, है ना। ये राष्ट्रगान मामले में जो है दिया गया है कि आपका मन है तो राष्ट्रगान गा सकते हैं और मन है तो राष्ट्रगान नहीं भी गा सकते। हालांकि हमें सम्मान करना चाहिए राष्ट्रगान को, है ना। ये जो है कि ये दिया गया था। 91639579। अब मेरा अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ, आप मुझे 20 मिनट में कॉल करो, ठीक है। तो ये जो है कि दिया गया था, इमैनुअल बनाम केरल राज 1986 में, चुप रहने का अधिकार, है ना। राष्ट्रगान बज रहा है तो है कि मन है तो हम गा सकते हैं, मन है तो हम नहीं गा सकते, इसके भी जो है प्रावधान किए गए। नेक्स्ट लिख लीजिए, कब बताए थे केरल राज्य डेट? इमैनुअल बनाम केरल राज, सन केरल राज ईस्वी 1986। आगे चलते हैं, सूचना तथा समाचार को जानने का अधिकार, ये जो है कि प्रेस स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आ जाएगी, ठीक है। ये जो है प्रभुदत्त बनाम भारत संघ 1982। फिर विदेश जाने का अधिकार भी आपको दिया गया है ना। आप विदेश जा सकते हैं, आपको रोक नहीं सकेगा। ये जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के तहत, है ना, प्रावधान किया गया है। 1978 के तहत प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट लिख लीजिए, आपको बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, आप लोग को पता ही नहीं है ना। लिख लीजिए, सर नींद का भी अधिकार है। अच्छा, नींद का, हाँ, वो भी फंडामेंटल में आता है, वो भी आपके फंडामेंटल राइट में आता है। मतलब क्या चाह रहे हैं कि आपका क्लास थोड़ा सा कम कर दिया जाए? हाँ, देखो बच्चे का इशारा देखो, थोड़ा आगे चलते हैं, लिख लेते। घर में ज्यादा काम करवाए जाते हैं, सुबह सुबह जगाए जाते हैं, मम्मी पापा को धमकी देना है। लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा किसी घटना को आंखों देखी हाल प्रसारित करने का भी अधिकार दिया गया। ये किसको दिया गया? ये मीडिया वाले को दिया गया। नेक्स्ट लिख लीजिए, प्रदर्शन या धरना देने का भी अधिकार आपको दिया गया है। ये तभी तक आपको अधिकार है जब तक कि हिंसा ना हो, है ना, शांतिपूर्ण हो। पूर्ण अवरोध का जो पूर्ण प्री सेंसरशिप का अधिकार जो है, ये आपको दिया गया है। हड़ताल एवं बंद करने का अधिकार दिया गया है, ये 19 के 1 के तहत आएगा।
अच्छा चलिए, ये तो आपके टोटल क्या हो गया, अधिकार हो गए। इसमें कुछ चीजों को जो है शामिल कर दिया गया है जिस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है ना, आपके अधिकारों को, है ना। तो लिख लीजिए, जैसे है कि भारत के एकता अखंडता संप्रभुता के खिलाफ आप बोलेंगे, पकड़ लिए जाएंगे, जेल जाइएगा। राज्य की सुरक्षा के खिलाफ आप बोलेंगे, आपको जेल ले जाया जाएगा, है ना। लोक व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे, आपको जेल ले जाया जाएगा। शिष्टाचार एवं भ्रष्टाचार के हित में आप बोलेंगे, आपको जेल दिया जाएगा, है ना। न्यायालय का अवमानना करेंगे तब भी आपको जेल दिया जाएगा। न्यायालय ने कोई फैसला दिया, आप कहें कि हमारे तो बोलने का अधिकार है, न्यायालय के खिलाफ बोल के देखिए, एक बात देखिए, है ना, आपको पुलिस पकड़ के जेल में डाल देगी, है ना। आप किसी के खिलाफ बोल देंगे, मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाएगा, आप किसी के गरिमा के खिलाफ बोलेंगे तो, है ना। या फिर है कि अपराध या उद्दीपन के संबंध में भी आपको क्या किया जाएगा, अपराध या ये क्या खाते हैं, कोकीन अफीम खाते हैं तो जेल में डाल दिए जाएंगे, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए दूसरा, 19 का 2 क्या था, 19 का 2 क्या था? संघ बनाने की नहीं सर, शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र सम्मेलन करने की। शांतिपूर्ण निशस्त्र सम्मेलन का अधिकार, है ना। तो ये भी उसी के तहत आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है कि तीसरा लिख लीजिए, दूसरा हाँ तीसरा लिख लीजिए, एक मिनट, शांतिपूर्ण सम्मेलन, हाँ लिख लीजिए इसको। इसमें 19 का ये ख है, 1 का ख, इसके तहत भारत के सभी नागरिकों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि यह स्वतंत्रता दी गई है कि यह स्वतंत्रता दी गई है कि क्या दी गई है, वह अपने विचारों को प्रचार प्रसार करने के लिए शांतिपूर्ण तथा निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, बिना हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं, सभा बुला सकता है, जुलूस निकाल सकते हैं, जुलूस निकालने का अधिकार। लेकिन क्या ये एब्सोल्यूट है, लिख लीजिए, यह एब्सोल्यूट नहीं है, यह अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, अतांत्रिक नहीं है। इस पर दो तरह से प्रतिबंध लगाया जा सकते हैं। पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ अगर कोई सम्मेलन कर रहे हैं तब आप पर प्रतिबंध है। दूसरा, लोक व्यवस्था या लोकहित के खिलाफ अगर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं तब आप प्रतिबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता लिख लीजिए। यह अनुच्छेद 1 के ग में उल्लेखित है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 1 के ग में किया गया है। इसके तहत ये आर्टिकल 19 पूछता है ना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महत्वपूर्ण है, लिख लीजिए। यह महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि यह लोकतंत्र का आधार है। इसके तहत राजनीतिक दल, श्रमिक संघ, कंपनी, सोसाइटी, साझेदारी आदि का गठन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, इस पे रोक कैसे है, लिख लीजिए। इस पर रोक, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता एवं अखंडता के खिलाफ अगर कोई सम्मेलन करते हैं, अगर कोई संघ बनाते हैं, संगठन बनाते हैं, तब इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लोक व्यवस्था के खिलाफ आप संघ या सम्मेलन करते हैं, संगठन बनाते हैं, तब इस पे रोक लगाया जा सकता है। सदाचार के खिलाफ जो है कि आप ये संगठन बनाते हैं, तब इस पे रोक लगाया जा सकता है। नेक्स्ट लिख लीजिए,
फ्रीडम टू मूव यानी कि संचरण की और स्वतंत्रता, लिख लीजिए। यह अधिकार अनुच्छेद 1 के घ के तहत समस्त भारतीय नागरिकों को भारत में आवाज संचरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है। जैसे सुशील है, सुशील को अभी मन करे कि ट्रेन जो है ये जा रहा है, कहाँ जा रहा है, तमिलनाडु, तो वहां से बैठेंगे, है ना। कहाँ से, कहाँ है आपका पोस्टिंग सुशील? सैदपुर भीतरी, गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ? गाजीपुर। ये गाजीपुर से बैठेंगे तमिलनाडु पहुंच जाएंगे, गाजीपुर से बैठेंगे जम्मू कश्मीर पहुंच जाएंगे, गाजीपुर से बैठेंगे दिल्ली पहुंच जाएंगे। कोई रोक टोक है? नहीं है। आप लोग कहीं भी का भी टिकट कटा सकते हैं, रोक टोक है? नहीं है। इंडिया में कहीं भी आइए, कहीं भी जाइए, आपको कोई वीजा की जरूरत नहीं है। वीजा की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है ना। तो ये जो है अधिकार अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। एक के लिख लीजिए। इस आर्टिकल प्रतिबंध साधारण जनता के हित में लगाई जा सकती है। जैसे कि ओवैसी, है ना, कहीं चले जाएं और कहीं दंगा भड़क रहा है ना, तो वहां उनको नहीं दिया जाता। कभी कभी नेताओं को भी रोक दिया जाता है। देखा है आपने? देखा नहीं देखा है? ये सब ज्यादातर होता है। हाँ, कहीं दंगे वगैरह होते हैं तो वहां पे जो है कि ये रोक दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े नेता हैं या फिर जिनसे पब्लिक इन्फ्लुएंस होने की संभावना होती है पब्लिक को, तो वहां पे रोक लगा दी जाती है। नेक्स्ट लिख लीजिए। अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए रोक लगाया जाता है। जैसे कि जारवा सेंटीनेगल, है ना, जनजाति क्षेत्र है, वहां पे है कि बाहरी एक प्रवेश को रोक लगा दिया गया, हम लोग नहीं जा सकते, है ना। तो वहां पे आपको प्रतिबंधित किया गया है, नहीं किया गया है। तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि हमें आवाज गति इससे जो है संचरण करने का स्वतंत्रता जो है 19(1) के घ के तहत दिया गया, हम जाएंगे तो वहां नहीं जा सकते। ठीक है, तो चलिए बाकी जो है हम लोग 5वां 6ठा 19 का सामने करते हैं। ओके, तो इस समय की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो शाम में 7:30 बजे क्लास